नेचुरल जस्टिस बेटा वो जस्टिस है जो आपको बायस से पूरी तरीके से बताता है। बायस क्या होते हैं कि आपकी कौन-कौन सी इसमें थ्योरी जिसमें नेचुरल जस्टिस के बारे में दी गई है। आप अपने ही मामले में खुद जज नहीं हो सकते, दूसरे पक्ष को सुनो, ऑडी आल्टम पार्टम। ये हमारे जब मैगज़ीन पढ़ते हो लोग कोर्ट्स के अंदर, वहाँ पे बहुत सारी मैगज़ीन्स आती है। कोई भी अपने मामले में जज नहीं हो सकता। नेचुरल जस्टिस प्रत्येक पक्ष को सुनना चाहिए। नेचुरल जस्टिस आप सबको समान रूप से देखेंगे, सबको समान अवसर प्रदान करेंगे, समानता का अधिकार रखेंगे, वो सारे हमारे इसके अंदर दिए गए हैं। ये अब हम मानो इसमें नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे तो किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नहीं किया जा सकता। मानव को मानव के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आप जानवर की तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। सबको समान दृष्टि से आप देखेंगे, कानून बनाएगा तो कानून को आपको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आप व्यवहार कर सकते हो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 किस तरीके से कैटेगराइज करता है, आर्टिकल 19 कैसे आपको यह स्वतंत्रता प्रदान करता है, किस तरीके से प्रदान करता है, किन लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, कब इन पर प्रतिबंध लग सकते हैं, कब और किन स्थितियों में हो सकते हैं। ये नेचुरल जस्टिस में आपको ये सारी बातें पढ़ने के लिए मिलेगी। मानव अधिकार भी इसके अंदर आएंगे कि आपके मानव अधिकार कौन-कौन से हैं, किस तरीके से हैं, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मानव अधिकार एक्ट क्या कह रहा है, मानव अधिकार आयोग कैसे कार्य करता है। मानव अधिकार आयोग कार्य कर रहा है, उधर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लेबर अपनी निचली कोर्ट्स है, लेबर कोर्ट्स है। ये अपना काम किस-किस तरीके से करती है, ये सारे जस्टिस में आती है। तो जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड करने के पीछे के कारण कौन-कौन से रहे हैं, क्या-क्या हमें बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो सारी बातें। क्या कब हमें पता लगेगा कि आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन होने की स्थिति में आपके पास में क्या आपको रिलीफ दी गई है, वो रिलीफ कौन-कौन सी है। ये सारी बातें आपको एक-एक करके इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। इसके अलावा किसी को फिर वो आपके पास में आती है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट आपकी ट्रेड यूनियन एक्ट से संबंधित है। 2001 में भी आपके अमेंडमेंट आए हैं, 2017 में भी आए हैं, उसके बाद में भी अमेंडमेंट आए हैं, फिर 2019 और 20 में तो ये सारे एक्ट ही रिपील्ड कर दिए गए हैं। जो भी आप ये एक्ट पढ़ रहे हो, इन एक्ट को सबको रिपील्ड करके नए एक्ट बना दिए गए हैं। अब ये सारे जितने भी आपके पास में एक्ट हैं, उन सब की जगह 4 कोड आपके सरकार के द्वारा बना दी गई हैं। लेबर कोड आपके पास में कौन-कौन से हैं? 4 कोड हैं। आपके वेजेस कोड आपके पास में हैं और आपके हेल्थ से संबंधित कोड इसमें बना दिए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित बना दिए गए हैं और पेमेंट से संबंधित बना दिए गए हैं। तो 4 कोड हमने अलग-अलग तरीके से बना करके इन पुराने एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया है। तो ये हमारे अमेंडमेंट्स हैं। जब आप इसमें अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट में भी परिवर्तन किए गए हैं। क्या-क्या परिवर्तन हुए, क्या-क्या इसकी मुख्य बातें हैं, 1926 का जो एक्ट है वो क्या कह रहे हैं और 2001 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा एक-एक करके इसमें से। अब ये एक्ट आया कैसे है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य था, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्ट रहे हैं इसके, इसमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण डेफिनेशन थे जिनको हमें पढ़ना चाहिए और क्या-क्या उसमें डिफाइन किया गया है और कंसेप्ट एंड की फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे इनमें से। दूसरा इसमें आता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, एक अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। तो ट्रेड यूनियन कौन-कौन सी है, ट्रेड यूनियन हम किसको माने और किसको हम ट्रेड यूनियन नहीं मान सकते। आपका कोई लेबर से संबंधित कोई मामला आ गया, तब वह न्यायालय में कैसे जाएगा, कौन लेकर के जाएगा, किन परिस्थितियों में लेके जाएगा और किसको यह अधिकार है कि आपके मामले में आपकी आवाज उठाए। क्या प्रत्येक मामले लेबर कोर्ट में आसानी से जा सकते हैं? क्या ये मामले आपके व्यवसाय से संबंधित हैं या व्यवसाय से संबंधित नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे? कौन से मामले लेबर से संबंधित हैं और कौन से मामले लेबर से संबंधित नहीं है, हम इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसमें आपको ट्रेड यूनियन जब ये बना तो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, क्या क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटीज इनको दी गई है, वो कौन-कौन सी है, किस तरीके से ये अपना कार्य करती है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन है, इम्यूनिटीज है, प्रिविलेजेस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको इसको पढ़ना चाहिए और आपके मेन एग्जाम के अंदर पूछा भी जाएगा। ट्रेड यूनियन के पास में जो फंड है, वो फंड आएगा कहाँ से?
फंडिंग कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, उस फंड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किन कामों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसी ट्रेड यूनियन जो आपकी बनी हुई है, क्या हम इसका अमालगमेशन कर सकते हैं, यानी कि इसका समामेलन 2 या 3 या 4, 5, 6 जो भी आपके ट्रेड यूनियंस है, क्या आपस में मिलकर के एक ट्रेड यूनियन बना सकती है? या आपकी महाराष्ट्र की है, आपकी राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की है, क्या अलग-अलग प्रदेशों में काम करने वाली जो आपकी ट्रेड यूनियंस है, मिल करके क्या एक ही ट्रेड यूनियन बना सकती है? अगर बना सकती है तो कब और किन परिस्थितियों में? अगर ऐसी ट्रेड यूनियन बनी हुई है और उसको हमें खत्म करना है, तो खत्म कैसे किया जा सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये सवाल भी आपको इसमें पढ़ना चाहिए और इसका पता होना चाहिए कि हम इसको ट्रेड यूनियन को खत्म कैसे कर सकते हैं, इसको डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है और कब कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? ये है एक नेक्स्ट सवाल है, ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है। इसको भी आप इसको तैयार कर लीजिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग है ना, ये आपके सामूहिक सौदेबाजी जिसको बोला जाता है, सामूहिक सौदेबाजी क्या है, किन परिस्थितियों में। फर्स्ट यूनिट में आपको बता दी है, फर्स्ट यूनिट में आपको कोई इसमें कुछ पूछना है तो आपको पहले तो लेबर रेगुलेशन से संबंधित सवाल आएगा, ये कैसी आई, किस तरीके से बने, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम इसमें क्या क्या काम किए गए थे और भारत में ये कैसे आया। जो आप चौथी यूनिट पढ़ोगे, वो चौथी यूनिट पढ़ने के बाद में फिर आप फर्स्ट यूनिट पे आओगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, क्या पूछ रहे हो उसमें? एंगेज क्रिटिकली विद द करंट डिबेट्स एंड इश्यूज लेवल ऑफ। ये तो डिबेट्स हो चुकी बेटे, इसमें सारी चीज हो चुकी है। 2019 और 20 में नए एक्ट भी आ चुके हैं, नई पॉलिसी आ चुकी है। अमेंडमेंट पढ़िए आप, इससे पता लग जाएगा आपको। कुछ और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कार्य समिति के बारे में बताना थोड़ा सा। कार्य समिति के बारे में बेटे, जब आपके कोई भी इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स में अगर कोई भी मामला लेबर लॉ से रिलेटेड है और आपका औद्योगिक विवाद से संबंधित है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसको बोला जाता है, तो सबसे पहले मामला कार्य समिति में जाएगा। कार्य समिति वो समिति है जो आपके लेबर ट्रेड यूनियन जो है उनके सदस्यों से मिलकर के और जो आपके एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों से मिलकर के बनती है। 50% का रेशियो रहता है दोनों तरफ। 50% के आदमी इनकी तरफ से सिलेक्ट होंगे और 50% आपके एम्प्लॉयर की तरफ से सिलेक्ट होंगे, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। जब ये दोनों मिलकर के आप उस मामले की सुनवाई करेंगे, तो वहां पर मामला जो भी मेजोरिटी में रहेगा तो फैसला उसके पक्ष में जाएगा। अगर कोई पक्ष से संबंधित उसमें जो अग्रीव पार्टी है और उसके फेवर में मामला नहीं गया और वो उससे खुश नहीं है, तो उसकी अपील कर सकते हैं। फिर मामला आपका आगे लेबर इंस्पेक्टर के पास भेज दिया जाएगा। तो ये कार्य समिति आपकी उस इंडस्ट्री में काम करती है जहाँ पे आपके पास में 1,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो ये कार्य समिति वहां पर बनाई जाती है ताकि कोई भी मामला डायरेक्ट कोर्ट में न जा करके हम मामले को ऑन द स्पॉट, ऑन द टेबल बैठ करके मामले का निपटारा कर सकते। ठीक है, कुछ पूछना और इसके अलावा?